नमस्कार, जवाहर। मैं हूं देवेंद्र कुमार। अब देखना शुरू कर चुके हैं भारत मित्र। दोस्तों, झारखंड में पेशा का मुद्दा एक संवेदनशील मुद्दा बनता जा रहा है और जो झारखंडी समाज है उसके अलग अलग हिस्से से अलग अलग चिंताएं सामने आ रही है। कुछ दिन पूर्व हमने आपको सद्दान समाज की जो चिंताएं थी उससे अवगत करवाया था, उनकी आशंकाओं से आपको रूबरू करवाया था। लेकिन अब उसी आदिवासी समाज से एक चिंता बाहर निकलती हुई दिखलाई पड़ने लगी है। दरअसल मैं बात कर रहा हूं सिक्स्थ शेड्यूल पैटर्न की, जिसकी मांग झारखंड में झारखंड के जो पेशा का नियमावली बनना है उसमें समाहित करने की जो मांग की जा रही है उस संदर्भ में आदिवासी एक्टिविस्टों का, सोशल एक्टिविस्टों का एक बड़ा तबका, एक बड़ा समूह फिफ्थ शेड्यूल के इस एरिया में सिक्स शेड्यूल के पैटर्न की मांग कर रहा है। तो वहीं सरना समाज, जिसकी आबादी झारखंड के आदिवासी समुदाय में करीबन करीबन 50% है। 50% मैं इसलिए कह रहा हूं कि झारखंडी आदिवासी समाज का एक बड़ा हिस्सा अपने को हिंदू भी मानता है या उनका हिंदूकरण हो चुका है, और एक छोटा सा हिस्सा जिसकी आबादी 4 से 5% है उसका ईसाईकरण हुआ है। सरना धर्मियों की चिंता है कि ये जो सिक्स्थ शेड्यूल पैटर्न की मांग की जा रही है या धर्मांतरित आदिवासियों के कन्वर्टेड आदिवासियों के द्वारा की जा रही है। क्योंकि हिंदू समुदाय या ईसाई समुदाय के जो आदिवासी हैं उनके लिए कस्टमरी लॉ उतना महत्व नहीं रखता है, और जो आदिवासी ग्राम सभा की उतनी महत्ता नहीं है, उससे उनका जुड़ाव नहीं है। और सिक्स शेड्यूल पैटर्न जो है, जहां जिन आसाम में या दूसरे हिस्सों में जहां वो लागू हुआ है, वहां का जो जनजातीय समाज है उसका 90% हिस्सा करीबन करीबन धर्मांतरित हो चुका है। तो उनके लिए वो ठीक है, पर यदि झारखंड की बात करें, झारखंड के संदर्भ में बात करें, तो यहाँ ग्राम सभा ही उसकी असली ताकत होगी, न कि डिस्ट्रिक्ट ऑटोनोमस काउंसिल। इस प्रकार देखें तो दो तरह की विचारधारा आ रही है। एक जो डिस्ट्रिक्ट ऑटोनोमस काउंसिल की बात कर रहा है, और दूसरी जो मांग हो रही है ग्राम सभा या आदिवासी ग्राम सभा का सशक्तिकरण। इस वक्त हमारे साथ सुधीर पाल जी हैं, और पेशा के मुद्दे पर कई बार आपने इनको सुना है, पेशा एक्सपर्ट के रूप में जाने जाते हैं, उसकी ड्राफ्टिंग कमेटी का भी हिस्सा रहे हैं। तो सुधीर जी, मैं जी इन विधियों की चर्चा कर रहा हूँ। पहले तो हमें ये बताइए आपके सिक्स शेड्यूल पैटर्न क्या है, और क्या ये जरूरी है कि उसे लागू ही किया जाए झारखंड में? ऐसी कोई बाध्यता है क्या? देखिए, एक तो पेशा 1996 जो है, उसमें 4O जो कहता है, तो 4O में ये प्रोविजन की गई है कि स्टेट को ये कोशिश करनी चाहिए, और थोड़ा अफर्मेटिव ढंग से कहता है कि कोशिश ये होनी चाहिए कि सिक्स शेड्यूल पैटर्न का गवर्नेंस लागू हो। शब्द जो है ये सजेशन है या ऑर्डर है? ये सजेशन नहीं, ये कहता है कि एक ढंग से कहा जाए, इसलिए मैंने एफर्मेटिव शब्द का इस्तेमाल किया। शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। एफर्मेटिव शब्द का इस्तेमाल किया कि ये एक ढंग से कहा जा रहा है कि ऐसा होना चाहिए, है ना। तो सिक्स शेड्यूल पैटर्न के गवर्नेंस की बात करती है ना, कि 4O जो हमारा है। तो संवैधानिक या कानूनी ढंग से देखिए तो पेशा ही इस बात की वकालत करता है कि 5वीं अनुसूची वाले इलाकों में जिला स्तर पर सिक्स शेड्यूल पैटर्न का गवर्नेंस होना चाहिए। तो कानूनी तौर पर तो ये बिल्कुल सही है, और ये झारखंड समेत 10 जो राज्य हैं, 5वीं अनुसूची वाले राज्य हैं, वहां की राज्य विधानसभाओं से ये अपेक्षा की जाती है कि सिक्स शेड्यूल पैटर्न के गवर्नेंस को वो लागू करेंगे। तो जो साथी ये मांग कर रहे हैं, कानूनी दृष्टि से ये मांग गलत नहीं है, ये जायज है। सिक्स शेड्यूल पैटर्न होना चाहिए, है ना। अब देखिए, सिक्स शेड्यूल पैटर्न की मांग क्यों की जा रही है, इसकी बड़ी वजह यह है कि 6ठी अनुसूची में जो खासकर जिला स्तर पर जो काउंसिल्स हैं,
जो जिला स्वायत्त शासी परिषद, जैसे हमारे यहाँ जो जिला परिषद है, तो अगर 6 शेड्यूल पैटर्न में बात करें तो जिला स्वायत्त शासी परिषद की बात की जा रही है, तो वो एक इलेक्टेड बॉडी है और निश्चित तौर पर इस इलेक्टेड बॉडी के पास जो कम से कम अभी हमारे जो जिला परिषद है उससे हट के कुछ विशेष ताकत है, खासकर उनको नियम बनाने की शक्ति है। अब नियम जो है वो किस पर बना सकते हैं, तो ट्राइबल लैंड के इश्यूज पर बना सकते हैं नियम, उसकी उपयोग को लेकर, उसके रेगुलेशंस को लेकर, उसके प्रबंधन को लेकर, उसके हस्तांतरण के खिलाफ ये नियम बना सकते हैं, है ना। दूसरी बात कि वो इसकी वकालत करता है कि जो ट्रेडिशनल जो कस्टमरी लॉ है या जो कस्टम्स है या ट्रेडिशंस है, तो उस ट्रेडिशन के अनुरूप भी नियम या कानून बनाने की शक्ति स्वायत्त शासी जिला परिषद के पास है। वो रिकमेंड कर सकते हैं और अंततः गवर्नर उसको जो है रेक्टिफाई करेंगे, एसेंट देंगे, ये प्रोविजन है। तो ये कहने का मतलब कि मनी लेंडिंग के मामले में, लैंड के मामले में, कस्टम के मामले में ये कुछ विशेष अधिकार, फॉरेस्ट के मामले में कुछ विशेष अधिकार हैं। इस वजह से 6 शेड्यूल पैटर्न की बात की जा रही है। लेकिन अगर मुझसे पूछे तो मेरी व्यक्तिगत राय ये है कि 6ठी अनुसूची वाले जो राज्य हैं, खासकर जो नॉर्थ ईस्ट का इलाका है, अगर वहां आप देखें तो वहां और झारखंड या झारखंड जैसे अगर उड़ीसा की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, तो निश्चित तौर पर देखिएगा कि यहाँ गांव जो है वो एक ढंग से कहा जाए तो सर्वशक्तिमान है, ये जिसको बोला जाए स्वायत्त शासी निकाय है। और गांव के मामले में, गांव की परंपरा को लेकर, गांव के जमीन के मामले को लेके, जंगल के मामले को लेके, सामाजिक रीति रिवाजों के मामलों को लेकर वो एक बहुत ही स्ट्रांग इंस्टीट्यूशन है जिसकी सामाजिक मान्यता भी है और पेशा की वजह से जिसकी कानूनी और संवैधानिक मान्यता भी है, जिसको आप ग्राम सभा के नाम पर के तौर पर जानते हैं। तो मेरी व्यक्तिगत राय है कि झारखंड या 5वीं अनुसूची वाले इलाकों में ग्राम सभा को जितनी ताकत है कानूनन तौर पर, खासकर माइनिंग के मामले में, जंगल के मामले में, लैंड एलिनेशन के मामले में, मद्यपान के मामले में, या मनी लेंडिंग के मामले में, या विकास योजनाओं में हस्तक्षेप के मामले में जितनी ताकत है वो अद्भुत ताकत है कानूनी और संवैधानिक तौर पर। तो दिक्कत ये होगी कि मान लीजिए हम स्वायत्त शासी जिला परिषद बनाते हैं, तो अगर आप व्यवहारिक तौर पर अपने यहाँ के गवर्नेंस के इंस्टीट्यूशंस को देखें, तो जैसे जैसे आप एक ढंग से कहा जाए कि गांव से दूर होती जो संस्थाएं हैं, है ना, वो उन संस्थाओं की मारक क्षमता भी उतनी ही कम होती है और वो कहीं ना कहीं कहा जाए तो गांव के प्रति उतनी संवेदनशीलता भी देखने को नहीं मिलती है ना। मसलन अगर आप बात करें कि अब झारखंड के संदर्भ में इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि 81 सीटों वाली विधानसभा, और इस बार अगर देखें तो 30 विधायक जो है अनुसूचित जनजाति समुदाय से, 28 सीटें तो रिजर्व ही है, 2 ऐसे विधायक जो अनुसूचित जनजाति के चुन के आए हैं, जो सामान्य सीटों से चुन के आए। लेकिन उसके बावजूद मोटे तौर पर देखिए तो लगभग 1/3 से ज्यादा अगर आपके जनप्रतिनिधि अनुसूचित जनजाति समुदाय से वास्ता रखते हैं, इर्रेस्पेक्टिव कि वो किस पार्टी या किस राजनीतिक विचारधारा से हैं, बावजूद अगर 25 सालों का अनुभव अगर आप देखें तो इस राज्य में आदिवासी अधिकारों के हनन में या उस हनन को रोकने में या आदिवासी अधिकारों को अक्षुण्ण बनाए रखने में क्या विधानसभा ने कोई बेहतर भूमिका निभाई है? मुझसे पूछिएगा तो अनुभव बहुत बेहतर नहीं है, क्योंकि इसी विधानसभा ने जमीन के मामले में एक ऐसा कानून बनाया जो ग्राम सभा की ताकत को कमजोर करता है। और ये उस विधानसभा की बात है जिस विधानसभा में 28-29 ट्राइबल विधायक थे, वहीं से यह कानून बना। कई कानून ऐसे बने हैं जो ट्राइबल हितों के खिलाफ जाते हैं और वो विधानसभा से पारित होता है,
ठीक है। दूसरी बात कि 5वीं अनुसूची वाले राज्यों में आपके पास विधानसभा के साथ साथ एक मिनी असेंबली जिसको आप कहते हैं, जिसको टैक ट्राइब एडवाइजरी काउंसिल के तौर पर, हाँ, और जिसमें सारे के सारे ट्राइबल्स ही रहते हैं, है ना। और झारखंड के संदर्भ में देखें तो मुख्यमंत्री उसके चेयरपर्सन है, बाकी जगहों पर राज्यपाल चेयरपर्सन होते हैं। यह भी अपनी बात का मुद्दा है, ठीक है ना। लेकिन बावजूद इसके ये बताइए कि टैक जो है मेरे विचार से एक टिथलेस इंस्टीट्यूशन है। टैक के फैसले जो हैं को कैबिनेट या राज्य सरकार कानून जिसको कहा जाए कि मैंडेटरी मानते ही नहीं, परामर्शदात्री समिति हाँ, है। वो केवल सलाह देने की इंस्टीट्यूशन मात्र रह गई है, जबकि उसकी संवैधानिक ताकत काफी बड़ी है। तो मैं कह रहा हूं कि झारखंड विधानसभा का स्वरूप कुछ ऐसा है कि 1/3 से ज्यादा ट्राइबल जिसको कहा जाए विधायक हर बार रहेंगे। तो 1/3 से ज्यादा विधायकों के विधानसभा जो एक कानून बनाने वाली संस्था है, सर्वोच्च संस्था है राज्य की, उसके बाद भी अगर आप ट्राइबल हितों की को देख नहीं पा रहे हैं, तो कहने का मतलब ये है कि जो चुने हुए जनप्रतिनिधि होते हैं, है ना, उनकी अपना उनका पार्टी का दबाव है, अपना उनकी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा की बात है, होने का भी अलग। और दूसरा कि जिन इलाकों से वो इलेक्टेड हो रहे हैं, तो उनका कंस्टिट्यूएंसी का स्वरूप कुछ ऐसा है कि चाह कर भी वो रिजर्व सीट से जीतने के बाद भी केवल अपने समुदाय की बात कर पाए या उनके हितों को देख पाए, ये संभव नहीं हो पाता, क्योंकि एक बड़ी आबादी, एक बड़ा वोटर ऐसा भी है जो नॉन ट्राइबल है। तो इसलिए आप देखिएगा कि जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उनके रहते हुए भी आप देखिएगा कि ट्राइबल हितों के खिलाफ के कानून जो है पारित हो जाते हैं। मसलन 2017 का जो भूमि अधिग्रहण कानून है 2017 का, उसको अगर आप देखें, ठीक है, भले उस समय पार्टी चाहे जो भी रही हो, लेकिन अंततः विधायकों की संख्या तो यही थी जो ट्राइबल थे। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ग्राम सभा जो है वो एक परमानेंट निकाय है, एक अस्थाई निकाय है, जिसका इलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, और चुनाव के लिए उसे विशेष प्रबंधन भी नहीं करना पड़ता, विशेष खर्च चुनाव की कोई बात नहीं है ग्राम सभा में, वो एक अस्थाई है। अब इसको आप कंपेयर कीजिए कि झारखंड में जो जिला परिषदें हैं, जो पंचायत चुनाव के बाद जो गठित हुए, इन जिला परिषदों के चुनाव को अगर आप देखेंगे तो लगभग विधानसभा या विधायकों के चुनाव से कम महत्वपूर्ण ये चुनाव नहीं रहा है ना। तो इसमें भी पैसा, प्रलोभन और ये का जो है काफी इस्तेमाल होता है। तो अब इसको दूसरे तरीके से देखें कि ये जो जिला परिषदें हैं, सपोज कीजिए कि कल राज्य की विधानसभा ने निर्णय लिया कि ये सारी स्वायत्त शासी जिला परिषद होंगी, है ना। तो स्वायत्त शासी जिला परिषद जब होगा और चुने हुए लोग जब जाएंगे, जब इलेक्शन से जाएंगे, तो मान लीजिए 20 लोग जो चुन के आएंगे, तो ये 20 लोग जो चुन के आएंगे, तो जो चुनाव का पूरा कसरत है या जो मसल पावर है, जो मनी पावर है, जो पॉलिटिकल एस्पिरेशन है, जो कॉर्पोरेट की एंट्री है, तो ये जो गांव की ताकत को ये कम करेगा। मेरी आपत्ति वही है कि आज 5वीं अनुसूची में गांव अपने आप में एक सर्वोच्च है, और उसका निर्णय जो है, उस निर्णय को काट पाना असंभव सा है। सुप्रीम कोर्ट के कई फैसले कहते हैं कि ग्राम सभा का जो निर्णय है, उस निर्णय के खिलाफ आप नहीं काम कर सकते। तो उसकी जगह जब आप 6 शेड्यूल पैटर्न के तहत जिला स्वायत्त शासी परिषद की बात करेंगे, तो निश्चित तौर पर कुछ चुने हुए, उसमें भी ट्राइबल एलिट आएंगे, जिनके पास पैसा होगा, संसाधन होगा। बिल्कुल। तो ट्राइबल एलिट जब आएंगे, तो उनके लिए चुनाव जीत के आना, और बाकी जैसे जनप्रतिनिधि चुन के जाते हैं और उनका 5 साल का पूरा हम लोग देखते हैं, तो लगभग वही कैरेक्टर वहां देखने को मिलेगा। दूसरी बात यह है कि 20 लोगों को मैनेज करना आसान है बनिस्बत 16,000 ग्राम सभाओं को मैनेज करना, ठीक है ना। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो डाइवर्स वॉइस है, गांव में भी सहमति बना लेना इतना आसान नहीं होगा, एक गांव में भी। तो ये अगर एक जिले की बात करें तो जहां लगभग 800-900 गांव होंगे,
उन लोगों की सहमति बना लेना किसी के लिए भी आसान नहीं होगा, लेकिन स्वायत्त शासित जिला परिषद को मैनेज करना और अपने हिसाब से नियम कानून को तब्दील कर लेना, ये किसी के लिए भी आसान होगा। ऐसे भी समझ सकते हैं कि 16, मान लीजिए कि 16 ऑटोनोमस काउंसिल बनता है, 15 या 16 बन रहा है, तो सरकार को तो जो भी कॉर्पोरेट जो होंगे या जो पॉलिटिकल पावर जो पार्टियां हैं उनके लिए तो 16 भी मैनेज करना नहीं है, उन्हें तो 8 से 9 मैनेज करना है, मेजोरिटी से फैसले होंगे, तो बहुत आसान हो जाएगा उनके लिए कॉर्पोरेट के लिए दरवाजे खोलना। बिल्कुल, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि उनके लिए आसान होगा। तो मुझे ये खतरा नजर आता है। मैं जो विजुअलाइज करता हूं या राज्य सरकारों से या जो भी एक्टिविस्ट हैं, उन सारे लोगों की मंशा यही है कि 5वीं अनुसूची में जो ग्राम सभाओं की ताकत है, जो आदिवासी अधिकारों की रक्षा की वकालत की गई है, जो परंपरा और कस्टम्स की बात की गई है, उसके अनुरूप यहाँ कानून नियम बने और उसके अनुरूप शासन प्रणाली चले। यही मंशा है। तो मंशा तो बहुत बेहतर है, लेकिन ये 6 शेड्यूल पैटर्न के तहत जो रास्ता स्वायत्त शासित जिला परिषद का है, वहां मुझे खतरा ये नजर आता है कि ये जो पॉलिटिकल लोगों का एक कॉकस होगा, उसको किसी के लिए भी मैनेज करना आसान होगा, जबकि ग्राम सभाओं को मैनेज करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि ग्राम सभा की परंपरा में आपको सर्वसम्मति बनानी होगी, जबकि वहां 50% भी अगर आप मैनेज कर लिए। चिंता सरना समाज की ओर से भी आ रही है, उनके कुछ बुद्धिजीवियों का कहना है और लगातार मैसेज कर रहे हैं हमें कि आप जो है या जो लोग पैसा की वकालत कर रहे हैं और 6 पैटर्न की बात कर रहे हैं और उसी भाषा में उसी जोरदार लहजे में ग्राम सभा की भी बात कर रहे हैं, तो बोल बिल्कुल कंफ्यूजन फैल गया है। वे ग्राम सभा की बात कर रहे हैं कि ऑटोनोमस काउंसिल की बात कर रहे हैं, और कहीं ग्राम सभा के नाम पर ऑटोनोमस काउंसिल को लाने की साजिश तो नहीं रची जा रही है। और नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि समझने की बात ये है कि गांव की जो शक्ति है, मेरे जैसा व्यक्ति तो कभी नहीं चाहेगा कि गांव की शक्ति को कोई हाईजैक करे। अगर पेशा को भी आप देखें तो पेशा बहुत स्पष्ट करता है कि नीचे की जो स्वायत्त शासी निकाय हैं, उनको ऊपर की संस्था जो है हाईजैक नहीं करे उनके अधिकारों के, उनको ताकत को। लेकिन जब आप स्वायत्त शासी काउंसिल बनाएंगे तो ये खतरा रहेगा जी। इसलिए मेरी व्यक्तिगत ये राय है कि 5वीं अनुसूची में जो पेशा की ताकत है, उस पेशा की ताकत का ऑप्टिमम इस्तेमाल हो, इसके लिए राज्य पर दबाव डाला जाए कि पेशा के जो 23 प्रावधान हैं, उन प्रावधानों को अक्षरशः लागू किया जाए और इन प्रावधानों से इतर जो राज्य का कानून है, जो केंद्र का कानून है, जो नियमावली है, उन कानूनों और नियमावली को शिथिल किया जाए, ताकि पेशा के बहाने गांव जो है एक स्वायत्त शासी और जिसको स्वशासी इंस्टीट्यूशन के तौर पर, सेल्फ गवर्नेंस के इंस्टीट्यूशन के तौर पर विकसित हो, और गांव विकसित होगा तो निश्चित तौर पर देखिएगा कि बदलाव या विकास का स्वरूप भी बदलेगा। आपने गांधी का स्वराज देख पढ़ा होगा, गांधी का जो गांव का जो सपना था, क्या ऐसा नहीं लगता कि पेशा में उसी सपने को मूर्त किया गया है? बिल्कुल, देखिए ना, गांधी ने, विनोबा भी इसकी वकालत करते रहे हैं। गांधी ने हालांकि अग्रवाल साहब ने जो संविधान का प्रारूप दिया उसे किसी ने स्वीकार नहीं किया, या गांधी ने जो टिप्पणी की थी कि 6.5 लाख या 5.5 लाख गांव के लिए जो आप काम करने जा रहे हैं, तो ये कुछ लोग बैठ के ही ये बनाएंगे या गांव की बात होगी, इसमें गांव की बात है ही नहीं। संविधान को लेकर जो गांधी की टिप्पणी है ना, तो उसी ढंग से कहने का मतलब कि गांव को अगर आप वाकई एक जीवंत गांव के तौर पर देखना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि गांव अपने मामले में फैसले ले सके, गांव अपने फैसले के अनुसार योजना बना सके, गांव अपने फैसले को लागू कर सके, गांव अपने मामलों में स्वावलंबी हो, खुद का निर्णय ले सके, तो ये जरूरी है कि हम ग्राम सभाओं पर फोकस करें और ग्राम सभाओं को ताकत देने वाले जितने कानून हैं, उन कानूनों को और सशक्त बनाया जाए, ताकि ग्राम सभाएं हमारी ज्यादा फ्लोरिश हों और राज्य जो है ग्राम सभाओं का सम्मान करे, उनके निर्णयों को अनुपालन करे और उनके निर्णयों से परे जाके कोई निर्णय नहीं ले। ये महत्वपूर्ण है। तो ये थे हमारे साथ सुधीर पाल जी,
जिनका मानना है या जिनके एक दृष्टि भी है अपनी कि कहीं न कहीं ग्राम सभा जो है वो पेशा के मूल में है और ग्राम सभा का सशक्तिकरण ही उसका अंतिम लक्ष्य है। और यह आशंका भी अपने जगह सही साबित हो सकती है कि यदि ऑटोनोमस काउंसिल का निर्माण होता है तो उसको मैनेज करने के कई रास्ते तलाशे जा सकते हैं, जो आदिवासी समाज के लिए एक संकट का काल हो सकता है। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।